धीरे धीरे बढ़ती ठंड के साथ किसानों के तेवर एक बार फिर तेजी से गर्म हो रहे हैं। खासकर पंजाब के कुछ किसान समूह जो दिल्ली कूच पर अब फिर से आमादा हो गए हैं। लेकिन रास्ते में पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर उनके लिए एक दीवार बनकर खड़ा है। पिछली बार की गुजरती ठंड से इस बार की दस्तक देती ठंड के बीच कई मौसम बीत गए, लेकिन पंजाब के किसानों का आंदोलन वाला मौसम नहीं बीता। उनका एक ही मकसद है, दिल्ली पहुंचकर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करना। लेकिन शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की पहरेदारी और घेराबंदी इतनी कड़ी है कि किसान उसे भेदने में फिलहाल तो नाकाम है। आज एक बार फिर पंजाब के किसान नेता सरवण सिंह पंढेर की अगुवाई में किसानों का एक जत्था दिल्ली कूच के लिए निकला। उसके मुताबिक इस जत्थे में 101 किसान थे, लेकिन हरियाणा की पुलिस ने उनसे देश की राजधानी में प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पुलिस की मंजूरी वाली चिट्ठी यानी कि परमिशन लेटर मांगा, जो उनके पास नहीं था। ऐसे में हरियाणा पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे पंजाबी किसानों का समूह आक्रोशित हो गया, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने लगे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बिछाए गए कटीले तारों को हटाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर और अपनी मुस्तैदी से उन्हें निराश कर दिया। यानी किसानों का दिल्ली कूच आज तो कामयाब नहीं हो सका। एक्शन और रिएक्शन से भरे आज के इस आंदोलन के दृश्यों की पहले आप देखिए एक छोटी सी न्यूज। लगातार किसानों को पीछे करने के लिए 10 महीने से किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए थे, लेकिन अब इन्होंने एक बार फिर से दिल्ली कूच का आह्वान किया है। और इसी के साथ दूसरी तरफ जो हरियाणा पुलिस है उसकी तरफ से कहा गया है कि आगे जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस की ओर से इन किसानों को आगे जाने की अभी अनुमति नहीं दी गई है। और जो शंभू बॉर्डर का पुल है, जो कि मेन रास्ता है दिल्ली की ओर जाने का और आगे अमृतसर जाने का, उसके ऊपर पुलिस ने पूरा बैरिकेड लगाकर इन किसानों को रोक रखा है। जो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी, उन कंटीली तारों के जाल को किसानों ने यहाँ से हटा दिया है। इसके पहले सड़क पर जो नोकीले कील और लोहे के सरिये लगाए गए थे, उनको भी किसानों ने यहाँ से हटा दिया है। यहाँ पर किसानों को तितर बितर करने के लिए यहाँ पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया है, और यहाँ पर ताकि किसान पीछे चले जाए। एक तरफ वहाँ पर कीर्तन बजाया जा रहा है, दूसरी तरफ इन किसानों को पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। तो किसान नेता पंढेर के मुताबिक पुलिस की आंसू गैस से कई प्रदर्शनकारी बीमार हो गए। ऐसे में उन्होंने दिल्ली कूच की योजना को फिलहाल कल तक के लिए स्थगित कर दिया है, इस शर्त पर कि इस बीच केंद्र सरकार उनसे बात करेगी और अगर बात नहीं हुई तो 8 दिसंबर को किसानों का कारवां एक बार फिर दिल्ली की ओर कूच करेगा। सरकार नैतिक तौर पर आ रही है। मोदी सरकार देश दुनिया के सामने, मीडिया के सामने नैतिक तौर पर आ रही है। हमारे औरतें तो शांति है, सरकार बल प्रयोग कर रही है। बिल्कुल आगे बढ़ना ही हमारा एक औचित्य है, क्योंकि अब जितनी सरकार और ये दिल्ली किसानों के खूनों की प्यासी है, हर रोज 30 किसान आत्महत्या कर लेते हैं। अब एमएसपी ग्रेगर गारंटी कानून की मांग है, तो आप देख लीजिए कि जो रिपोर्टें हैं, जो खेती है वो खतरे के अंदर आ चुकी है। संक्षेप में अपनी मांगे बता दीजिए। हाँ, एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, किसान मजदूरों का कर्जा खत्म करना, C250 के अनुसार फसलों के दाम, प्राइवेट बिल जो लेके आ रहे थे निजी हाथों में उनका, किसान मजदूर मरेगा 200 दिन, अतियाद मांगी थी हमारी 12 मांगी थी। अब आज का जथा हमने वापस बुला, संघर्ष विराम आज के लिए संघर्ष विराम। कल के लिए फैसला कब लेंगे? हाँ, कल के लिए देर रात फैसला लेंगे।
अच्छा, जो मांगे आपने अभी सुनी उनका विश्लेषण हम थोड़ी सी देर में करेंगे, बट पहले आपको क्या तैयारियां की गई हैं उनके बारे में बता देते हैं। इस बार शंभू बॉर्डर के इस पार यानी हरियाणा में इंतजाम बेहद पुख्ता हैं। पुलिस ने 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। तो अंबाला के 10 गाँव में इंटरनेट भी बंद है। पर सवाल तो ये कि पंजाब के ये किसान आंदोलन कर क्यों रहे हैं, क्या है उनकी मांगे। कुल मिलाकर के इस बार उन्होंने 12 मांगे सामने रखी हैं। पहली कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से 22 फसलों पर एमएसपी तय है, जबकि हरियाणा सरकार का दावा है कि वो देश में सबसे ज्यादा यानी कि 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर करती है। फसलों की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, ये भी एक मांग है। स्वामीनाथन आयोग ने C2 फॉर्मूले के आधार पर खेती की लागत में 50% राशि जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी देने की सिफारिश की थी। इसमें संसाधन, श्रम, पूंजी और जमीन की टेनेंसी रेट को भी शामिल करने की बात कही गई थी, जबकि मौजूदा केंद्र सरकार के मुताबिक वो किसानों को लागत से 50% ज्यादा एमएसपी पहले से ही दे रही है। तीसरी मांग है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। इस अधिनियम के तहत जमीन के अधिग्रहण करने से पहले जमीन के मालिक से मंजूरी लेनी होती है। ग्रामीण इलाकों में जमीन के अधिग्रहण के लिए बाजार मूल्य का 4 गुना और शहरी इलाकों में मार्केट के मूल्य से दोगुनी कीमत अदा करने का प्रावधान था। इस अधिनियम के तहत किसानों के हित में और भी प्रावधान थे और भी मांगे थी। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, ये चौथी मांग है। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2021 को 3 अक्टूबर की दोपहर तकरीबन 3 बजे हिंसा हुई थी। इसमें किसानों को कुचलने का प्रयास किया गया था। इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। हिंसा में तब के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप लगे थे और मुकदमा अभी चल रहा है उनके ऊपर। इसके अलावा बाकी मांगों में शामिल है भारत मुक्त व्यापार समझौते से बाहर आए, किसान खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो, पेंशन दी जाए, किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए, इत्यादि इत्यादि। ये भी कहा गया है कि फसल के नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी सुधार किया जाए, संविधान की 5वीं अनुसूची का पूरी तरीके से पालन किया जाए और नकली बीज बेचने वाले विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। अच्छा, ये तो हुई पंजाब के किसानों की मांगे। अब पश्चिमी यूपी के किसानों की मांगे क्या है, मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ, जिनका सीधा रिश्ता नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है। इनकी डिमांड लिस्ट में भी सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी शामिल है, लेकिन ज्यादातर मांगे 1997 से 2008 के बीच जमीन अधिग्रहण से जुड़ी है। पुराने जमीन अधिग्रहण कानून के मुताबिक मिले मुआवजे में करीब 65% बढ़ाकर दिया जाए, ये मांग की है उन्होंने। इसे आसान शब्दों में समझाएं तो अगर नोएडा में किसी किसान की कोई जमीन 1997 से 2008 के बीच खरीदी गई और उसका मुआवजा 1 करोड़ रुपया दिया गया, तो नई मांग के मुताबिक उन्हें करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए और दिए जाएं। दूसरी मांग है कि जमीन अधिग्रहण की वजह से विस्थापित लोगों को विकसित प्लॉट का 10% हिस्सा दिया जाए। यानी मान लीजिए नोएडा में किसानों से कोई जमीन अधिग्रहित की गई, उसका मुआवजा भी उन्हें दिया गया, लेकिन इस मांग के मुताबिक अगर उस जमीन पर 1000 फ्लैट बनाए गए तो उनमें से 100 फ्लैट जमीन के मूल मालिकों को दे दिए जाएं। तीसरी मांग है 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित जमीन पर बाजार दर का 4 गुना मुआवजा और 20% प्लॉट दिया जाए। चौथी मांग, हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाए, स्कूलों और कॉलेजों में 10% आरक्षण और मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। किसानों के आंदोलन का दूसरा चरण इसी साल फरवरी में शुरू हुआ। बहुत से लोग अब ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जो मांगे सामने रखी गई हैं, क्या कोई भी सरकार, कोई भी देश उसको पूरा कर भी सकता है? पर इस आंदोलन का नया चैप्टर 10 महीने बाद अब फिर से खुल गया है। इससे पहले 2020 और 21 में दिल्ली के बॉर्डर्स पर बड़ा आंदोलन हुआ था। 17 सितंबर 2020 को लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर देश के इतिहास का सबसे लंबा किसान आंदोलन शुरू हुआ।
पंजाब से सुलगी आंदोलन की चिंगारी कई राज्यों में फैल गई। हजारों किसानों ने दिल्ली चलो अभियान के तहत कृषि कानूनों को पूरी तरीके से रद्द करने की मांग की और दिल्ली कूच किया। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों के किसानों ने 378 दिन तक दिल्ली की घेराबंदी की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 19 नवंबर 2021 को अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। मोटे तौर पर 2020 और 21 के किसान आंदोलन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग थी, जिसे सरकार ने मान लिया। लेकिन इसके बाद अलग अलग किसान संगठनों के नेता इसमें एक एक कर नई नई मांग जोड़ते चले गए, जो मैं आपको पंजाब और यूपी के किसानों की मांग के तौर पर पहले ही बता चुकी हूं। पिछली बार किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे थे, लेकिन इस बार पिछले 10 महीने से इसका केंद्र हरियाणा और पंजाब का शंभू बॉर्डर बना हुआ है, जहां फरवरी के महीने में प्रदर्शन के दौरान किसान शुभकरण सिंह की मौत भी हो गई। इसे लेकर पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारें भी आमने सामने हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो यहां तक कह चुके हैं कि किसान अगर दिल्ली नहीं जाएंगे तो क्या मैं उन्हें लाहौर भेज दूं। जबकि अभी 3 दिन पहले ही हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शंभू बॉर्डर पर अड़े किसानों की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसान का दिल्ली जाने का कोई औचित्य नहीं है, विरोध करना है तो वो पंजाब सरकार का करे और पंजाब के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से मुलाकात करें। अब पंजाब और पश्चिमी यूपी के किसान एक बार फिर सड़क पर आ गए हैं। ऐसे में ये मुद्दा संसद में भी गूंजा। आज ही राज्यसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सांसदों के सवाल के जवाब में यूपीए के 10 साल बनाम एनडीए के 10 साल में खेती किसानी का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उनके मुताबिक यूपीए के आखिरी साल यानी कि 2013-14 में देश का कृषि बजट सिर्फ 21,900 करोड़ रुपए था और अब वो बढ़कर के 1,22,528 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी सिर्फ 10 साल में सरकार के कृषि बजट में 5 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। कृषि मंत्री ने राज्यसभा में एमएसपी पर खरीद का रिकॉर्ड भी पेश किया। उनके मुताबिक 2004 से 14 तक यानी कि यूपीए की सरकार में 40 करोड़ 79 लाख मीट्रिक टन खरीफ फसलों की खरीद हुई, जबकि 2014 से 24 तक 71 करोड़ 27 लाख मीट्रिक टन खरीफ फसलों की खरीद हुई है। आप दोनों को खुद ही कंपेयर कर लीजिए। अगर रबी फसलों की बात करें तो 2004 से 14 के बीच 23 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई, जबकि 2014 से 2024 के बीच 32 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है। अगर रकम के तौर पर देखें तो यूपीए के इस साल में एमएसपी पर 7,31,000 करोड़ रुपए की खरीद हुई, जबकि एनडीए के पिछले 10 साल में 20,57,000 करोड़ रुपए की खरीद हुई। यानी कि एनडीए सरकार ने यूपीए के मुकाबले पिछले 10 साल में एमएसपी पर करीब 3 गुना रकम खर्च की है। कृषि मंत्री ने राज्यसभा में यह भी कहा कि देश में पहली बार मोदी सरकार ने ही किसानों को लागत से 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय की है। एक लिखित जवाब में कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि पीएम किसान सम्मान योजना की 18वीं किश्त के तहत मोदी सरकार ने देश के 9 करोड़ 58 लाख किसानों के खाते में 20,657 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। पीएम किसान सम्मान स्कीम के तहत अब तक किसानों को करीब 4 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस योजना के तहत सरकार हर किसान को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए देती है। इसके अलावा केंद्र ने सिर्फ पिछले साल ही सिर्फ 1 साल में फर्टिलाइजर पर किसानों को 1,94,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दी है। वहीं मौजूदा सरकार ने देश के किसानों को अब तक 24 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड भी दिए हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही यह फैसला किया कि लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर एमएसपी की दरें तय की जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति सरकार की है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज ICAR अब और पूरी ताकत के साथ काम करके इस दिशा में प्रयत्न करेगी। सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था हो,
या फर्टिलाइजर को सब्सिडी पर देने का मामला हो, मैं विस्तार में नहीं जा रहा। उत्पादन की लागत कम करना, उसका प्रयत्न भी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सदैव किया है। इस बात का कोई शक नहीं है कि कृषि और किसान के बिना भारत के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दशकों से हमारे देश का नारा रहा है, जय जवान जय किसान। किसान देश की रीढ़ और एक अहम हिस्सा है, ऐसे में उनका पूरा ख्याल बेहद जरूरी है। लेकिन क्या उनकी सारी मांगे व्यवहारिक हैं? कोई भी देश उन्हें पूरा कर सकता है? क्या बार बार मांगों को बढ़ाना या बदलना इसका औचित्य है? इसका फैसला किसान संगठनों को करना है और जनता को करना है। समाधान आंदोलन नहीं है बल्कि संवाद है। ऐसे में किसानों और सरकार के बीच बातचीत जरूरी है। प्रदर्शनकारी किसानों को यह भी ख्याल रखना चाहिए कि उनके आंदोलन से आम लोगों की जिंदगी में ना कोई रुकावट आए और आंदोलन में किसी शरारती तत्व या किसी राजनीतिक व्यक्ति की या राजनीतिक मंशा की घुसपैठ ना हो, क्योंकि जायज मांगों के आंदोलन का नाजायज फायदा उठाने वाले भी कम नहीं। अब खबर बांग्लादेश से, जहां अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का एक और झूठ सामने आया है। पूरी दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में क्या चल रहा है, लेकिन इन सारी खबरों को, इन सारी तस्वीरों को उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया का प्रोपेगेंडा बता दिया। अब जब अल्पसंख्यकों की एक सभा में उनसे पूछा गया कि हमले रुकेंगे कैसे, अल्पसंख्यक कैसे सुरक्षित होंगे, तो मोहम्मद यूनुस ने हिंसा को सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, वो हिंदुओं से हिंसा के सबूत दिखाने के लिए कहने लगे। यानी कि उनकी नजर में बांग्लादेश में सब ठीक है, वहां हिंदू सुरक्षित है, जबकि मौजूदा हालात और वहां के पिछले 4 महीने में आई हिंदुओं से हिंसा की एक एक तस्वीर मोहम्मद यूनुस के इस सफेद झूठ को बेनकाब कर रही है। हम TV9 भारतवर्ष पर हिंदुओं पर अत्याचार के अब 10 साक्ष्य आपको दिखाएंगे जो मोहम्मद यूनुस की नजरों पर चढ़े कट्टरपंथी चश्मे को उतारने के लिए काफी है। इतनी हिंसा, इतना अत्याचार, इतना खून खराबा, शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अराजकता हावी है। खौफ और डर के साए में अल्पसंख्यक जी रहे हैं। हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच हैरत की बात यह है कि अंतरिम सरकार के सलाहकार पूछते हैं, हिंदुओं से हिंसा हुई है तो उसके सबूत दिखाओ। बांग्लादेश में अलग अलग धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग में हिंसा पर उठे सवाल पर मोहम्मद यूनुस ने जो सफेद झूठ कहा वो आपको बता दें। मोहम्मद यूनुस ने कहा, अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से हिंसा का कोई भी मामला हुआ हो तो उसका सबूत दीजिए। पुख्ता जानकारी दिखाने के बाद ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। यानी मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में हिंसा को सिरे से नकार रहे हैं। वैसे भी वो एक दिन पहले ही इसे विदेशी मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दे चुके हैं। अब सोचिए, जब अंतरिम सरकार का मुखिया हिंदुओं से हमलों पर आंख पर पट्टी बांध कर बैठा हो तो ऐसे में देश में इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है। बल्कि यह रवैया उन कट्टरपंथियों को खुलेआम हिंसा की छूट दे रहा है और हो भी ऐसा ही रहा है। मोहम्मद यूनुस को हिंसा की तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हम आपको 10 ऐसे सबूत दिखा रहे हैं जो बांग्लादेश में खौफनाक हालात को बता रहे हैं। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 1। यह वीडियो चटगांव कोर्ट का है, जहां हिंदुओं को यूनुस की पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। ये वही लोग हैं जो इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन इन्हें लाठी डंडे से पीटा गया, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। यूनुस साहब देख लीजिए, इन्हें इस सजा सिर्फ हिंदू होने की वजह से मिली और आप कहते हैं हिंदुओं से हिंसा नहीं। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 2। यह वीडियो भी चटगांव का बताया जा रहा है, जहां एक ही रात में 3 मंदिरों को तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई, भगवान की मूर्तियों को कट्टरपंथी जमात ने तोड़ डाला,
एक के बाद एक लोग मंदिरों में घुसते गए और जो सामान मिला उसे लूट लिया और मंदिर को खंडहर में तब्दील कर दिया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस लाख बुलाने पर भी नहीं पहुंची। उपद्रवी भीड़ रात भर तांडव मचाती रही, लेकिन यूनुस की पुलिस सोती रही। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 3। अब इस तीसरी तस्वीर को देखिए। यह हिंसा तब हुई थी जब 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंच गई, क्योंकि कट्टरपंथी जमात हावी हो गई थी। उसके तुरंत बाद हिंदुओं से हिंसा शुरू हो गई थी। सैकड़ों घर जला दिए गए, हिंदुओं को मारा पीटा जाने लगा। लेकिन उस वक्त मोर्चा संभाल रही सेना ने कोई मदद नहीं की, बल्कि हिंदुओं से हिंसा को खुली छूट दे दी। ढाका से लेकर चटगांव तक घर जलाने की ऐसी कई तस्वीरें सामने आई थी। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 4। इस वीडियो में देखिए, एक महिला जान बचाने के लिए गुहार लगा रही है, क्योंकि उसके दरवाजे पर कट्टरपंथी जमात के लोग मारने के लिए आ पहुंचे। इस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करे। जोर जोर से रोते हुए ये जैसे तैसे भाग जाती है। खबर आई थी कि इसके घर के दूसरे लोगों को मार दिया गया था, लेकिन उनके बारे में कहीं जिक्र नहीं हुआ। उन्हें मारने वाले भी नहीं पकड़े गए। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 5। हालात कितने खौफनाक हैं, इस वीडियो से समझ आ जाएगा। ये तस्वीरें चटगांव से आई थी। वहां कट्टरपंथी लोगों की भीड़ सड़कों पर लाठी डंडों के साथ निकली और हिंदुओं को जान से मारने की धमकी देने लगी। इसके अलावा इस्कॉन को आतंकी संगठन बताकर नारेबाजी की जा रही थी। ये गली गली में घूमकर हिंदुओं को डरा रहे थे, जबकि हिंदू परिवार वहां से भाग गए, क्योंकि ये भीड़ उन्हें मारने पर उतारू थी। ऐसे सैकड़ों सबूत हैं जिसमें साफ साफ हिंदुओं से हिंसा दिखाई दे रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस को सबूत चाहिए। ऐसी कई तस्वीरें हैं जब हिंदुओं को बीच सड़क पीटा गया, उन्हें धमकाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, घरों में आग लगाई गई। लेकिन अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस धर्मगुरु से मिलकर उन्हें इंसाफ का भरोसा देने के बजाय कह रहे हैं कि पहले हिंसा के सबूत इकट्ठा करो, फिर इंसाफ की बात करना। अब सोचिए उस देश का हाल क्या होगा जहां सरकार अंधी हो चुकी है, उसका सलाहकार सफेद झूठ बोल रहा है, सिर्फ कट्टरपंथी जमात और पाकिस्तान को खुश करने के लिए। यानी मोहम्मद यूनुस इन्हें खुश करने के लिए हिंदुओं से हिंसा पर खामोश हैं और भारत विरोध की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये तो सिर्फ एक बानगी था। ऐसी 100 और तस्वीरें बांग्लादेश से पिछले कुछ महीनों में आपको दिख जाएंगी। पर अगर कोई सच से आंखें मूंदना चाहता है तो आप क्या कर सकते हैं? एक तरफ अल्पसंख्यकों से हिंसा, दूसरी तरफ बांग्लादेश की पहचान को मिटाने के लिए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के इशारे पर काम कर रही है। यानी कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर अब पूरी तरीके से चल रहा है, जहां सबसे बड़ा खतरा बंगाली अस्मिता को ही है। उस अस्मिता जिसको लेकर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नया मुल्क बना था। बांग्लादेश में अब साड़ियां जलाई जा रही हैं, वो साड़ियां जो बंगाली कल्चर की ही पहचान है। बांग्लादेश में महिलाएं बंगाली साड़ियां पहनती आई हैं, लेकिन कट्टरपंथी ताकतों ने साड़ियों के खिलाफ नफरत का एजेंडा शुरू कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि अब उनको भारत से जोड़ करके देखा जा रहा है। खुद शेख हसीना, खालिदा जिया सब साड़ी पहनती हैं, लेकिन अब उसको एक भारत का प्रतीक बताया जा रहा है। साड़ियां भारत से तैयार जरूर होकर के आती हैं, लेकिन वो बांग्ला अस्मिता का भी एक हिस्सा रही है। इस खेल में बंगाली नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP भी शामिल है, जिसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साड़ियों को जलाना शुरू कर दिया। वैसे भी बंगाली साड़ियों से इस नफरत की वजह शेख हसीना है, क्योंकि वो इसी तरीके की साड़ी पहनती हैं और कट्टरपंथियों को शेख हसीना का शासन पसंद नहीं था। इसीलिए तख्ता पलट कराकर बांग्लादेश की पहचान नष्ट करने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। कट्टरपंथियों के टारगेट पर भारत से जुड़े सामान भी हैं। इंडिया बॉयकॉट मिशन चलाया जा रहा है। साथ ही बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का भी घोर अपमान किया जा रहा है।
पहले उनकी मूर्तियां तोड़ी गई, राष्ट्रपति भवन में लगी तस्वीरें हटा दी गई। अब बांग्लादेश की करेंसी टका से उनकी फोटो तक हटाने की तैयारी है। ढाका ट्रिब्यून ने बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के हवाले से बताया कि सरकार 20, 100, 500 और 1000 टका के बैंक नोटों से उनकी तस्वीर जल्द ही हटाने जा रही है। इसका आदेश दे दिया गया है। नए नोटों पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की अब तस्वीर ही नहीं होगी, यानी कि कट्टरपंथी जमात और मोहम्मद यूनुस सरकार बांग्लादेश के इतिहास और बंगाली अस्मिता को अब पूरी तरीके से मिटा देना चाहते हैं, जिससे शेख मुजीबुर रहमान और भारत बांग्लादेश के रिश्तों से जुड़ी कोई भी स्मृति बांग्लादेशियों के मन में ना बचे और वहां सिर्फ पाकिस्तान का गुणगान हो। अब सोचिए, ऐसे मुल्क में हिंदू कैसे सुरक्षित रहेंगे? तभी तो मोहम्मद यूनुस हिंदुओं से हो रही हिंसा पर आंख मूंद के बैठे हुए हैं। एक या दो नहीं, ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हैं जो मोहम्मद यूनुस की आंखों पर चढ़े कट्टरपंथ के चश्मे को हटा देंगी। लेकिन जब मोहम्मद यूनुस जिद ठान बैठे हैं कि वो इतने खून खराबे और हिंदुओं से अत्याचार पर ना कुछ बोलेंगे, ना कुछ देखेंगे, ना इंसाफ का भरोसा दिलाएंगे, लेकिन सच तो सच है, वो छुप नहीं सकता। आपको दिखाते हैं मोहम्मद यूनुस के सफेद झूठ को बेनकाब करने वाली तस्वीरें, जो चीख चीख कर बता रही हैं कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 6। इस वीडियो में देखिए, जब एक हिंदू पत्रकार पर हमला करने के लिए उपद्रवियों की भीड़ आगे बढ़ती है तो वो कार में बैठकर अपनी जान बचाती है। ये पत्रकार मुन्नी शाह हैं और यूनुस राज में हिंदू टारगेट पर हैं। इसीलिए भीड़ इन्हें देखकर नारेबाजी करती है, धमकाती है, हमला करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे तैसे ये जान बचा पाई। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 7। ये बांग्लादेश के शेरपुर से आया वीडियो है, जहां कट्टरपंथी जमात ने हिंदुओं के घर और खेत जला दिए। इस दौरान वहां पड़ने वाली मजार भी तोड़ डाली, क्योंकि वो किसी शिया मुस्लिम से जुड़ी थी। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हर तरह की पूजा और धार्मिक स्थल का विरोध कर रहे हैं, वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश को कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 8। इस वीडियो में देखिए कैसे एक हिंदू युवक को बीच सड़क उठक बैठक करवाई जा रही है, सिर्फ इसलिए कि ये हिंदू है। वहां कुछ कट्टरपंथियों ने बीच बाजार हिंदू होने की सजा दे डाली। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 9। ये वीडियो भी बांग्लादेश के खगराचरी से आया है, जहां एक हिंदू महिला की बर्बरता से हत्या कर दी गई। घर का सामान लूट लिया गया। कट्टरपंथी जमात से जुड़े लोग रानी दास के घर में रात में घुसे थे और उसे मार दिया। हत्या इसलिए की गई कि महिला का बेटा सनातन जागरण पंथ से जुड़ा था, यानी हिंदू होने की सजा पूरे परिवार को दी गई। देख लो यूनुस, हिंदुओं से हिंसा का सबूत नंबर 10। ये तस्वीर चटगांव से आई है, जहां इस्कॉन का बोर्ड उतार दिया गया और धमकी दी गई कि इस्कॉन बंद नहीं किया तो हिंदुओं को मार काट देंगे। इसी तरह कई शहरों में इस्कॉन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय दास के साथ 19 सदस्यों को देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर दिया गया। यानी सिर्फ हिंदू होने पर ही बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। और मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि हिंसा से जुड़े सबूत चाहिए। मोहम्मद यूनुस का एक और सफेद झूठ आपको दिखाते हैं।
जब धर्मगुरु की सभा में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने पूछा कि हिंदुओं की तरफ से कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं आया, तो जवाब में मोहम्मद यूनुस गोल गोल बातें करने लगे। अब सोचिए, मौजूदा दौर में हिंदुओं में कितना डर है कि वो सरधर्म सभा में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू पहचान उजागर होते ही वहां के कट्टरपंथी चील कौवों की तरह उन्हें नोचने दौड़ पड़ते हैं और मोहम्मद यूनुस को हिंदुओं से हिंसा के सबूत चाहिए, तब जाकर वो एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। यानी कट्टरपंथियों की कठपुतली बन चुके मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं को अपने हाल पर छोड़ दिया है, जो बेहद असुरक्षित माहौल में जीने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी पाकिस्तान के इशारे पर भारत विरोधी एजेंडा बढ़ा रहे हैं। अल्पसंख्यकों को मार पीट कर, डरा धमकाकर देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के अस्तित्व की पहचान नष्ट करके पाकिस्तान जैसा मुल्क उसे बनाने पर अड़े हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अब ब्रिटेन और अमेरिका ने खुलेआम बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया है, जबकि भारत के तेवर सख्त हैं। भारत के विदेश सचिव 9 दिसंबर को ढाका जा रहे हैं, जहां वो बांग्लादेश के विदेश सचिव से हिंदुओं से हो रही हिंसा पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब बात भारत के पावर पंच के बदलते वक्त के साथ देश भी बदल रहा है और देश का हर वर्ग और समुदाय भी इस बदलाव का गवाह बन रहा है। देश के विकास में शुरू से ही महिलाओं ने एक बड़ा योगदान दिया है। आज महिलाएं हवाई जहाज से लेकर फाइटर जेट तक उड़ा रही हैं। भारत की महिला शक्ति के इस दम को पूरी दुनिया देख रही है। वहीं भारतीय रेलवे में भी महिलाएं अब किस तरीके से योगदान दे रही हैं। भारतीय रेलवे में करीब 1 लाख महिला कर्मचारी क्या काम कर रही हैं, ये जानकारी हाल ही में रेल मंत्रालय ने दी। महिला शक्ति से कैसे बदल रहा है भारतीय रेलवे, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 10 सालों में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और हर सेक्टर की तस्वीर भी बदली है। भारतीय रेलवे की तस्वीर भी काफी बदल चुकी है। केंद्र सरकार का दावा है कि रेलवे में महिला शक्ति की भागीदारी बढ़ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि 31 मार्च 2024 तक भारतीय रेलवे में 99,809 महिला कर्मचारी कार्यरत थी। इसमें 2,037 लोको पायलट शामिल हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार भारतीय रेलवे में अनेक पदों पर सीधी भर्ती निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में बिना किसी भेदभाव के उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है, जिसमें महिलाएं भी हैं। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की है, जिसमें महिला काउंटर और अलग डिब्बे शामिल हैं। वहीं आप ये जानकर हैरान होंगे कि रेल मंत्रालय हर यात्री पर सब्सिडी के रूप में बहुत पैसे खर्च करती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि देश में हर यात्री को यात्रा टिकट पर औसतन 46% की सब्सिडी दी जाती है। रेल मंत्रालय यात्रियों के लिए सब्सिडी पर हर साल 56,993 करोड़ रुपए खर्च करता है। रेल मंत्रालय का दावा है कि सरकार देश के छोटे और मंझले रेलवे स्टेशनों का विकास भी तेजी से कर रही है। यही है भारत का पावर पंच, फिक्र आपकी, परवाह देश की।